नमस्कारम, करें स्वीकार संजय पाल शोरान का। रीट 2022 के लिए कर्मवीरों ओल्ड क्वेश्चन सीरीज में मनोविज्ञान की यह क्लास 2 है। वीडियो भी 2 है। हम रीट और आरटेट में जो पुराने क्वेश्चन पूछे गए हैं मनोविज्ञान में, उनको यूनिट वाइज टॉपिक वाइज सवालों का विश्लेषण कर रहे हैं। सवालों में कीवर्ड को आप किस प्रकार से खोजें, इसको समझेंगे। विलोपन तकनीक का उपयोग किन सवालों में कर सकते हैं, कठिन सवालों का सामना भी आपको करना चाहिए, और दिमाग में संचित ज्ञान से उत्तर खोजना भी एक कौशल है। उसे आप धीरे धीरे इस कर्मवीरों सीरीज में सीख पाएंगे। शुरुआत करते हैं। इससे पहले हमने यूनिट 1 जो है वो कवर कर ली थी। आज व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो यूनिट 2 का पॉइंट है, बिंदु है पाठ्यक्रम का, उसको देखेंगे। व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। यहाँ पूछा आपसे ये गया है कि जो डिफरेंसेज हैं व्यक्तियों में, व्यक्तियों के मध्य, वो कहाँ पाए जाते हैं। बुद्धि के स्तर में पाए जाएंगे, क्योंकि सबका आईक्यू का लेवल जो है वो अलग अलग है। अभिवृत्ति में, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड में भी व्यक्तिगत भेद पाए जाएंगे। किसी का एटीट्यूड और एप्टीट्यूड किसी प्रकार का होगा, बाकी का अलग। गतिवाही योग्यताओं में जो मोटर स्किल है, सूक्ष्म चलन कौशल और स्थूल चलन कौशल, जिसकी हम आगे क्वेश्चन में चर्चा करेंगे, उनमें भी व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। इसका मतलब है व्यक्तिगत भेद तीनों स्तरों पर या तीनों पड़ावों में देखने को मिलते हैं। प्रजातिगत व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में निम्न में से क्या मददगार साबित नहीं होता। यहाँ सवाल पूछा है नहीं होता। और जो प्रजातिगत हैं उनमें जो व्यक्तिगत डिफरेंस पाए जाते हैं वो मूल व्यवस्था को आधार बनाकर हम समझ सकते हैं कि किसी समाज में, यहाँ प्रजाति का मतलब किसी समाज में एक प्रकार की व्यवस्था है, दूसरे में दूसरी। शाब्दिक व अशाब्दिक संप्रेषण से, अधिगम की प्रक्रियाओं एवं विभिन्न व्यवस्थाओं से, इन 3 आयामों पर हम प्रजातिगत व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकते हैं। जबकि किसी के बुद्धि का आईक्यू लेवल ज़्यादा है या किसी का कम है, उसके आधार पर हम प्रजातिगत व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नहीं समझ सकते। व्यक्तिगत भेद हम पाते हैं विचलनशीलता में, प्रतिमानता में, दोनों में पाए जाते हैं व्यक्तिगत भेद। व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है। सत्य कथन पूछा है और कीवर्ड है व्यक्तिगत विभिन्नता से रिलेटेड। यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि हो सकती है, ये सही है। सभी बालकों में कुछ भी समानता नहीं होती, गलत है, क्योंकि 2 बालकों में कुछ ना कुछ समानताएं पाई जा सकती हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के वक्र खींचकर दिखाने पर वह एक दिशा की ओर झुक जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि वो एक दिशा की ओर झुकेगा ही। व्यक्तिगत विभिन्नताएं वंशक्रम के कारण होती हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं और अन्य कारणों से भी हो सकती हैं। सही जवाब है 1। व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है व्यक्तिगत विभिन्नता का। सबसे पहले तो एक शिक्षक बनने आप जा रहे हैं तो जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, बुद्धि के स्तर पर हो सकती हैं, व्यवहार के स्तर पर हो सकती हैं, शारीरिक स्तर पर हो सकती हैं, आकार के स्तर पर हो सकती हैं, अधिगम, विकास, वृद्धि, किसी भी स्तर पर व्यक्तिगत विभिन्नताएं हो सकती हैं। उनका हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो रेस्पेक्ट करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती, सवाल ये पूछा है, मतलब शिक्षक को वो नहीं करना चाहिए। बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना, अर्थात स्वयं वो पढ़ें उसके लिए छोड़ दें, ये नहीं करना चाहिए एक शिक्षक को व्यक्तिगत विभिन्नताओं का रेस्पेक्ट करते समय। योग्यतानुसार समूह में विभक्त करना। मान लीजिए 2 आयु वर्ग हैं, एक बहुत होशियार है, एक विद्यार्थी बहुत कमज़ोर हैं, तो आप उन्हें आयु
योग्यता अनुसार समूहों में बांटकर उनके लिए बेहतर प्रयास कर सकते हैं। इसलिए एक शिक्षक को ये करना चाहिए। पाठ्यक्रम को समायोजित करना, अर्थात व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, अलग अलग प्रकार के विद्यार्थी आपके कक्षा में हैं, तो आप अपने पाठ्यक्रम को किस प्रकार से एडजस्ट करें कि सभी प्रकार की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बालक उससे लाभान्वित हो सकें। शिक्षण विधियों को समायोजित करना, जी हाँ, किस व्यक्तिगत विभिन्नता के समूह के लिए किस प्रकार की टीचिंग मेथड उपयोग में लाई जाए जिससे अधिगम बेहतर हो पाए, वो भी एक शिक्षक को करना चाहिए। इसका मतलब है टीचिंग मेथड्स को भी एडजस्ट अर्थात समायोजित करना चाहिए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जरूरत के अनुसार विद्यार्थियों के लिए करना चाहिए। अगला जो टॉपिक है वो है व्यक्तित्व। सीधा सवाल पूछा है, अंतर्मुखता और बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न के द्वारा प्रस्तावित है। हेंज हाइसेंक। बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है? इसका मतलब है आपसे पूछा है यहाँ कि जो बहिर्मुखी विद्यार्थी है, जो अंतर्मुखी विद्यार्थी है, उसके बीच अंतर जो है वो किस के आधार पर है। जो बहिर्मुखी और अंतर्मुखी विद्यार्थी है उसके बीच मूल अंतर जो होता है वो होता है अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करना। मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करना। यदि आपसे इन दोनों प्रकार के विद्यार्थियों के मध्य सबसे बड़ा अंतर या डिफरेंस खोजने के लिए कहा जाए तो सबसे बड़ा अंतर यही होता है कि अंतर्मुखी विद्यार्थी है जो मन ही मन परेशान होता है, अपनी बात को अभिव्यक्त नहीं करता, जबकि बहिर्मुखी विद्यार्थी जो है वो अपनी बात को अभिव्यक्त कर देता है। सीधा तथ्यात्मक सवाल, व्यक्तित्व का प्रकारात्मक वर्गीकरण, हिपोक्रेटस। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि व्यक्तित्व के जो वर्गीकरण दिए हैं किस विद्वान ने दिए हैं और किस आधार पर दिए हैं, ये क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन जिसके द्वारा ईगो इड पर आच्छाद रहता है कहलाता है दबाव। सिगमंड फ्रॉइड का मनोविश्लेषक सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। इदम, अहम, परा अहम, ईगो, इड, सुपर ईगो, इनको आप बहुत अच्छे से समझना चाहिए। सामान्यतः रीट की परीक्षाओं में एक सवाल सिगमंड फ्रॉइड से पूछा ही जाता है। जब कोई बारंबार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है तथा कुछ प्रवीणता हासिल करता है या साधारणतः अधीनता या अपकर्ष को ज़्यादा बल देता है, ऊपर लिखित तथ्य को किसने हीन भावना कहा? अब गौर करें, ये जो बात है ये किसी ने इसे हीन भावना कहा है। किसने कहा है? सही जवाब है अल्फ्रेड एडलर। केटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है? 16। सीधा तथ्यात्मक सवाल। अब गौर करने वाली बात है कि व्यक्तित्व में किस प्रकार के तत्वों का आयाम होगा, कौन विद्वान किसको मानता है। अब केटल ने शील गुणों को महत्व दिया है तो यहाँ आपसे उसके संख्या को पूछा गया है। मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, वह क्या है? सीधा तथ्यात्मक सवाल, विषय आत्मबोध परीक्षण। इसका मतलब आपके पाठ्यक्रम में व्यक्तिगत विभिन्नताएं और व्यक्तित्व ये टॉपिक हैं। इन टॉपिक से संबंधित यदि कोई बहुत महत्वपूर्ण माइलस्टोन वाला परीक्षण एक्सपेरिमेंट किसी मनोवैज्ञानिक ने रचा है तो वह एक्सपेरिमेंट, वह परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा परीक्षा की दृष्टि से। जैसे कि यहाँ मुर्रे का परीक्षण विषय आत्मबोध परीक्षण पूछा गया है तो तैयारी के दौरान आप इनका ध्यान जरूर रखें। बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जा सकता है। अब व्यक्तित्व
का जो वर्गीकरण किया जा रहा है, व्यक्तित्व का जो वर्णन किया जा रहा है, वो कुछ आधारों पर, कुछ पैरामीटर्स पर किया जा रहा है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। सतही दृष्टिकोण। एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें मजबूत अहम को बनाया जाता है। गौर करने वाली बात है कि संतुलित व्यक्तित्व के निर्माण में सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषक सिद्धांत महत्वपूर्ण भूमिका रख सकता है। और यहाँ 4 कथन दिए गए हैं और मजबूत अहम को बहुत महत्वपूर्ण माना है सिगमंड फ्रॉयड ने। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी तकनीक प्रेक्षण तकनीक नहीं है? प्रोजेक्शन तकनीक जो है वो नहीं है। व्यक्तिगत अध्ययन जो है वो प्रेक्षण तकनीक नहीं है। अब इसे समझिए। व्यक्तित्व के अध्ययन के लिए कुछ तकनीकें हैं जिसके आधार पर व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। उसका एक वर्गीकरण है प्रक्षेपण या फिर अप्रक्षेपी तकनीक। प्रक्षेपी तकनीक वो होती हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्तित्व का मूल्यांकन करती हैं। जैसे चित्र साहचर्य परीक्षण। आपको कुछ फोटो दिखाई जाएंगी, कुछ पिक्चर्स दिखाई जाएंगी और उस पिक्चर्स के आधार पर आपसे जवाब लिया जाएगा। इसका मतलब है प्रक्षेपी तकनीक अप्रत्यक्ष रूप से आपके अचेतन मन में दबे हुए विचारों को प्रकट करने की विधियां हैं। शब्द साहचर्य परीक्षण। आपको 2-2 या 3-3 शब्दों के जोड़े पेड़ दिए जाते हैं और उसके आधार पर आपके व्यक्तित्व का आकलन या अनुमान लगाया जाता है। तो ये प्रक्षेपी तकनीक है। खेल तकनीक। इसमें भी मान लीजिए आप किस खेल को किस ढंग से, किस प्रकार से खेल रहे हैं, किस खेल में ज़्यादा रुचि ले रहे हैं, ये भी आपके व्यक्तित्व के मूल्यांकन की तकनीक है। लेकिन व्यक्तिगत अध्ययन जो है वो प्रक्षेपी तकनीक नहीं है। फ्रायड की अनुशंसित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार निम्न में से कौन मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ ही तुरंत एवं अनैच्छिक रूप से सभी नियम तथा जीवन की सत्यता तथा नैतिकता की अवहेलना करते हुए संतुष्ट करता है? गौर करें, इदम, अहम और परा अहम, ये 3 महत्वपूर्ण आयाम हैं सिगमंड के मनोविश्लेषक सिद्धांत में। और ये जो बात कही जा रही है वो इदम अर्थात इड की जा रही है और ईगो अर्थात अहम, ये वो ईगो, वो घमंड वाला ईगो नहीं है, कि महत्वपूर्ण भूमिका है मनोविश्लेषक सिद्धांत में। तो ये बात हो रही है इदम की। व्यक्तित्व व्यक्ति में इन मनोदैहिक व्यवस्थाओं के साथ गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। ये परिभाषा पूछी गई है। अब परिभाषा को याद करने का एक तरीका, ये 3 लाइन की परिभाषा है। आपको इसमें से कीवर्ड को ढूंढना होगा और उस कीवर्ड को परिभाषा देने वाले विद्वान या मनोवैज्ञानिक के साथ रिलेट करना है। अब इसमें देखिए, मनोदैहिक व्यवस्थाएं, गत्यात्मक संगठन और अपूर्व समायोजन, ये इस परिभाषा के कुछ कीवर्ड हैं। आपको इन्हें याद रखना है और इन शब्दों को आलपोर्ट के साथ लिंक करके याद करना है। अब ये महत्वपूर्ण है परिभाषा को याद रखने में। रीठ अलादीन का चिराग का जो कोर्स है यश गुरु ऐप पर, उस पर बहुत सारी PDF हमने डाउनलोड और प्रिंट के लिए विद्यार्थियों को उपलब्ध करवा दी हैं। 5000 से अधिक सवाल उसमें हैं। अभी हम जिस रीठ और आरटेट के ओल्ड क्वेश्चन देख रहे हैं वो इस PDF 2 में से यूनिट 2 को देख रहे हैं। इसी प्रकार से सामाजिक विज्ञान के ओल्ड क्वेश्चन टॉपिक वाइज रीट और आरटेट के डाउनलोड और प्रिंट के लिए इस कोर्स में उपलब्ध हैं। हिंदी के लगभग 600 क्वेश्चन टॉपिक वाइज रीट और आरटेट के ओल्ड क्वेश्चन डाउनलोड और प्रिंट के लिए उपलब्ध हैं।
इसी प्रकार से विज्ञान और गणित के, इसी प्रकार से पर्यावरण अध्ययन और गणित के। यहाँ आप देख पा रहे हैं आरबीएससी पुस्तकों का निचोड़ इस पीडीएफ में है। कक्षा 11-12 की पुस्तकों का निचोड़ है। टीचिंग मेथड के बेहतरीन 225 सवाल इस पीडीएफ में हैं। हमारा राजस्थान, जो राजस्थान अध्ययन है, उसके 500 सवाल हैं। साइंस मैथ आरबीएससी के क्वेश्चंस, साइंस मैथ एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एनसीईआरटी कक्षा 6 से लेकर 12 तक के 350 यूनिट वाइज क्वेश्चन, एनसीईआरटी के इन क्वेश्चनों की व्याख्या, इसके साथ में एनसीईआरटी के यूनिट 1 और यूनिट 2 के जो नोट्स हैं वो भी आपको डाउनलोड और प्रिंट के लिए उपलब्ध करवा दिए हैं। बुद्धि से संबंधित जो क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्लास 3 में। धन्यवाद।